हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का मैराथन 4 लेके आ गई हूँ। इसके पहले ज्योग्राफी का आपका 3 मैराथन हो चुका है, तो आप लोग तीनों मैराथन जाके देख लीजिएगा, आपकी किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। और अभी फिलहाल जो एग्जाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3 का, वो लोग तो जरूर इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न? वह नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ज्वारनद मुख वाला संगम बनाती है। तो ये प्रश्न आ गया है कि कौन सा नदी है जो पहले तो पूर्व से पश्चिम की ओर भी बहती है और क्या करती है, ज्वार नदमुख वाला संगम बनाती है। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो चलिए ये कौन सा नदी हो जाएगा? नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। उसी तरह बात करेंगे नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या हो जाता है, ये भी प्रश्न बन जाता है। तो इसका उद्गम क्या है? उद्गम में क्या आ जाएगा? अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी। और क्या? रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी भी क्या है? तो नर्मदा। ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ये पॉइंट भी इसमें ध्यान रख लीजिएगा। और बात करें क्या हो गया, जैसे कि ऑप्शन ए में है गंगा नदी। तो ये तो सबको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी, तो गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी? पवित्र नदी, लंबी नदी सब क्या हो जाएगी? गंगा नदी। और गोदावरी की बात कर लें तो गोदावरी में क्या पॉइंट रख सकते हैं कि ये क्या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की। और ये सब प्रश्न पूछा गया है, हल्के में नहीं लीजिए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और गोदावरी को भी क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में बूढ़ी गंगा का क्या है, संज्ञा दिया जाता है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। बात करेंगे कोसी नदी का, तो ये क्या है? पहले तो इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। पूछ दिया जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। वही ये मार्ग बदलने वाली नदी, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? मार्ग बदलने वाली नदी में क्या हो जाएगा, तो कोसी नदी। तो ये सब चीज ध्यान में रखिएगा। और हर विषय का आपका मैराथन करवाया जा चुका है और करवाया भी जा रहा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए जरूर। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? तो पहले ध्यान देना है कि ज्यादा पूछा जा रहा है या फिर कम पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे सबसे कम वन किस राज्य में है ये पूछा जा रहा है। तो किस राज्य में है? तो हरियाणा में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात कर ले कि यही आपसे अगर पूछ देता कि भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तब क्या हो जाएगा? भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। और सबसे कम तो हरियाणा में। वही भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो जो भारत में है वो मुख्यतः कितने प्रकार के वन, ये ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। तो मुख्यतः 6 प्रकार के, 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। नाम भी ध्यान में रख लीजिए, हो सके आपको दे दे कि इनमें से कौन है जो भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो पहले पता होना चाहिए कि क्या पाए जाते हैं। तो एक हो गया कौन सा वन? पर्वतीय वन। ठीक। दूसरा नंबर में क्या ध्यान रख सकते हैं? मानसूनी वन, मानसूनी वन। तीसरा नंबर पे क्या हो जाएगा? चूंकि 6 वन है तो 6 का नाम जान लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वन, या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार भी लिख देता है तो कंफ्यूज नहीं होना। और क्या? घास का वन। और क्या? तो मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वन।
और छठे नंबर में किसको ध्यान रख सकते हैं, डेल्टा वन। और अगर पूछ दे कि विश्व में सबसे ज्यादा किस वन का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो वो किसका है, तो उष्णकटिबंधीय वन का। विश्व की बात करें कि अगर विश्व में पूछ दे कि सबसे ज्यादा किस वन का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो किसका, उष्णकटिबंधीय वन का। तो ये सब पॉइंट आप लोग नोट्स में क्या करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, मिलान करने का आ गया। और मिलान में क्या करना है, वृक्ष और क्षेत्र की, ये वृक्ष है जो कहाँ का क्षेत्र में पाया जाता है। तो चलिए मिलाते हैं। पहला में क्या है, सागौन। तो सागौन का जो वृक्ष है ये कहाँ पाया जाता है, क्षेत्र क्या है, तो मध्य भारत। तो ये का हो गया 4। वहीं देवदार वृक्ष का बात कर ले, ये होता है हिमालय का उच्च क्षेत्र में। और सुंदरी वृक्ष की बात कर ले तो सुंदरी हो जाएगा सुंदरबन में। तो इसका तो आप लोग आसान से याद रख सकते हैं। वही सिंकोना का बात कर ले तो क्या हो जाएगा, हिमालय का तराई क्षेत्र। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा, कौन सा वन वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्स देखिए ऐसे लिख देते हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा क्या 2, और डी का हो जाएगा क्या 1। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। साथ ही साथ नोट डाउन जरूर करते चलिए, ताकि आपके पास भी नोट्स तैयार होते जाएं। सारे मैराथन से आप लोग जो भी पढ़ाया जाता है, आप लोग जो कोई भी वीडियो पूरा देखते हैं तो नोट्स तैयार करते जाइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, दक्षिणी गोलाई नहीं गोलार्ध कर लीजिए इसको, थोड़ा बहुत टाइप मिस्टेक हो जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन पूछा गया है, इसका डेट पूछ दिया जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या, तो 22 दिसंबर। वही इसका अपोजिट में क्या याद रख सकते हैं, यही 22 दिसंबर जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, यानी कि इसका अपोजिट। तो उत्तरी गोलार्ध का अगर पूछ ले कि सबसे छोटा दिन क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन क्या होगा, तो 22 दिसंबर। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर को। वही बात करें 21 जून का, तो 21 जून को क्या दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का क्या हो जाएगा, सबसे छोटा दिन। अब इसका अपोजिट याद रख लीजिएगा, जैसे कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन का क्या हो गया डेट, 21 जून, लेकिन यही उत्तरी गोलार्ध का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन। तो एक दूसरे का अपोजिट ध्यान में रखना होगा डेट के साथ। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। भूमध्य रेखा पर तो सबको पता होगा कि दिन और रात क्या होता है, बराबर किस पर होता है, तो भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। अब आगे अंध महाद्वीप या अंधा महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो महाद्वीप की संख्या कितनी, ये भी तो पूछ लिया जाता है कि महाद्वीप की संख्या कितनी, तो संख्या कितनी, 7। ठीक, और क्या जान सकते हैं आपसे, अंध महाद्वीप का पूछा गया, तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अफ्रीका को। ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यही पूछ ले कि सन सिटी कहाँ स्थित है, सन सिटी तो कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में। और क्या, इसी महाद्वीप को, किस महाद्वीप को, तो अफ्रीका क्या कहता है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका को, इसी को क्या कहा जाता है, पठारी महाद्वीप भी। कौन सा महाद्वीप, तो पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान में रख सकते हैं। वही आपसे पूछ ले कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश में क्या क्या आ जाते हैं, ये सब आपको हो सकता है कि मिलान करने के रूप में दे दे, कथन कारक के रूप में दे दे, तो आपको जानकारी रहेगा तभी ना टिक कर पाइएगा। तो हॉर्न ऑफ अमेरिका, सॉरी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अमेरिका नहीं, मिस्टेक से मुंह से निकल गया। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश कौन कौन हो जाएंगे, हो सके सब देश का नाम लिख दे और इसमें पूछ दे कौन नहीं होंगे,
तो पहले होंगे कौन जो पता रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि सोमालिया। क्या हो गया, अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, हाँ सोमालिया हो गया। और क्या हो जाएगा, सोमालिया के बाद करें, उसके बाद क्या, कौन सा देश, इथोपिया। ये क्या हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, इथोपिया। अब ठीक है, इथोपिया हो जाएगा। और कौन सा, जिबूती, जिबूती। और क्या, इरिट्रिया। ये सब किस देश के अंतर्गत, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 में क्या है, काल गुरली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड भी है और पूछा भी जाता है अभी के भी एग्जाम में, सारे एग्जाम में। तो ऐसा प्रश्न को ध्यान में रखना है कि जो कौन सा खनिज है, किसके लिए प्रसिद्ध है और किस देश में है। तो काल गुरली है जो किस खनिज के लिए, यानी काल गुरली किस नगर का नाम है, ये खनिज नहीं है, ये मत समझिए। काल गुरली है जो नगर है, और ये कहाँ का नगर है काल गुरली, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश का नगर है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा नगर है, काल गुरली नगर है। और ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सोना के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वर्ण। वही बात करें, हीरा का कौन सा नगर है जो फेमस है, तो किम्बरले नगर। कौन नगर, तो किम्बरले नगर। और प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। खास करके बीपीएससी का कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए। तो किम्बरले नगर की बात करें तो ये कहाँ पड़ेगा, ये नगर आपको पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले नगर, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए, तो हीरा के लिए। वही बात कर लेते हैं अब कोयला का। तो कोयला जो है, पहले तो इसका जिम्बाब्वे देश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो जिम्बाब्वे का बांकी नगर। कौन नगर, जिम्बाब्वे का बांकी नगर। और भारत का कौन सा, तो रानीगंज, भारत का रानीगंज। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है। वही भारत का जादूगाड़ा किस, भारत का जादूगोड़ा कहा जाता है, या जादूगोड़ा में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये यूरेनियम के लिए। भारत का जादूगोड़ा, जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है, आप लोग के हम बहुत बार पढ़ाए हैं, इससे संबंधित प्रश्न और भी करवाए हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। अब आ गया देखिए आपका हवाई अड्डा से संबंधित। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, तो चूंकि इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ा अपने आप में क्या हो जाता, बहुत बड़ा नाम, हस्ती हो जाते हैं। और पता ही है कितने गर्व की बात है ये नाम लेते हुए। तो इस नाम से संबंधित अगर कोई प्रश्न बन रहा है तो वो तो इम्पोर्टेंट होने ही है। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये दिल्ली के पालम में है, ठीक। उसी तरह दमदम, जो कि कहाँ, तो कोलकाता में है। और दमदम में कौन सा हवाई अड्डा है, तो सुभाष चंद्र। देख लीजिए सारे नाम ऐसे हैं कि आपके एग्जाम से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है, कोलकाता के दमदम में। वही बात करेंगे कि मुंबई के सांता क्रूज में कौन सा है, कौन सा हवाई अड्डा, तो जवाहरलाल नेहरू। देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा नाम है, तो इम्पोर्टेंट तो बनेगा ही। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा, प्रधानमंत्री से लेके क्रांतिकारी तक का नाम आ रहा है सबका। वही बात करें लखनऊ का अमौसी में कौन सा, मौसी नहीं अमौसी, मतलब मौसी तो याद रखिए, लेकिन ये अमौसी है लखनऊ का अमौसी। जिस कौन सा हवाई अड्डा, तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। तो एक जैसे प्रश्न का ही कलेक्शन आप लोगों के लिए लाया जाता है, इसलिए एक जगह सबको करवा दिया गया। अब चलिए 8वें प्रश्न की ओर। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली मानचित्र की कौन सी रेखा है,
तो यहाँ ध्यान से पढ़ना है, किसका पूछ रहा है, समान वर्षा वाला स्थान और मानचित्र का कौन सा रेखा। तो इसमें तो आप लोग देखिए पढ़ के कॉमन सेंस से भी मान लीजिएगा कि समान यानी कि सम मतलब समान वर्षा, तो सम वर्षा रेखा ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अब जानते हैं बारी बारी से सबका। तो बात कर लेंगे अगर आइसोबाथ, तो आइसोबाथ कौन सी रेखा है, किसको जोड़ती है या किसको मिलाती है, तो समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा, समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा। आप ही लोग के लिए हम लिख भी देते हैं, बोलते भी हैं, तो आप लोग जरूर नोट डाउन करिए ताकि आपके पास हर विषय का प्रश्नों का कलेक्शन रहे, रिवीजन करने में आप ही को आसानी होगा। आइसोबाथ हो जाएगा, जो कि समान गहराई के साथ समुद्र जल को क्या कर मिलाने वाली रेखा। वही बात करें कि समदाब रेखा, ये भी देखिए सिंपल है, समान दाब, तो इसको भी हम आप लोग पकड़ लेंगे कि समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा या स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। तो इतना क्या लिखे आप लोग तो समझ ही जाइएगा यहाँ तक में। जोड़ने वाली रेखा क्या, समदाब रेखा। वही बात करें समताप का, सम यानी कि समान और ताप यानी कि ताप समान, वहाँ वर्षा समान वहाँ दाब समान, तो यहाँ क्या समान, ताप समान। तो समान ताप वाले स्थानों को। चलिए अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो पो नदी को। ठीक, अब पो नदी क्या कहता है, वेनिस नगर के तट पे स्थित है, वेनिस नगर के तट पे स्थित है। वेनिस नगर के तट पर कौन सी नदी स्थित है, तो पो नदी, जिसे कि इटली की गंगा कहा जाता है। वही बात करेंगे डेन्यूब नदी का, तो ये ऐसी नदी है कि यूरोप, अगर आपसे पूछे कि यूरोप के 8 देशों से कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो कौन गुजरती है, यूरोप के 8 देशों से डेन्यूब नदी होकर गुजरती है। और वो 8 देश कौन कौन सा है वो आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, बाकी तो आप लोग पढ़े भी होंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, तो पूरा आपको उतना फुल डिटेल तो नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम में आपको सारे क्वेश्चन को लेके चलना है और सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताते भी जाना है। तो आप लोग टॉपिक वाइज सेशन जो संडे स्पेशल को कराया जाता है उस वीडियो को देखा कीजिए, वहाँ आपको बेसिक रूप से हर टॉपिक को पढ़ाया जाता है। बात करेंगे वोल्गा नदी, तो जो यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, यूरोप की सबसे लंबी नदी तो हो जाएगी वोल्गा नदी। और वोल्गा कौन नगर पे ये स्थित है, तो वोल्गराड नगर पे। कौन नगर पे, तो वोल्गराड नगर पर कौन स्थित है, वोल्गा नदी है जो वोल्गराड नगर पर स्थित है। ठीक, वही बात करें नील नदी, तो नील नदी आपको पता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी, तो नील नदी। और नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। ये सब पॉइंट आपको हम पहले भी लिखवा चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो जो काराकोरम दर्रा है ये भारत की सबसे बड़ी दर्रा है। पहले तो ये जानिए कि अगर आपसे पूछ दे कि भारत की सबसे बड़ी दर्रा कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी दर्रा तो कौन सा हो जाएगा, तो काराकोरम दर्रा। और ये है कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कुछ कुछ दर्रा है जो बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। जैसे काराकोरम दर्रा पूछ लिया गया, जम्मू कश्मीर का पीर पंजाल दर्रा पूछ लिया गया, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जो जिला दर्रा, ये सब कहाँ है,
तो सारा ये हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट दर्रा है जम्मू कश्मीर का, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। वही बात अगर कर ले उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है, इसका तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये चारों जहाँ मिलेगा आपको साथ मिल ही जाएगा। तो माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और कौन पूछा जाता है, थांगला दर्रा। कौन दर्रा, तो थांगला दर्रा। ये सब किसका हो गया, तो ये सब है जो उत्तराखंड के दर्रे हैं, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। वही बात अगर कर ले अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश से जो बार बार पूछा गया एक दीफू दर्रा। कौन दर्रा, तो दीफू दर्रा। और क्या एक ध्यान रख सकते हैं, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा कहाँ का, तो अरुणाचल प्रदेश का। ठीक, और सिक्किम का जब बात आ गया, तो सिक्किम को काहे छोड़ दे भाई, सिक्किम का भी जान। तो नाथुल्ला दर्रा, नाथुल्ला दर्रा, और कौन दर्रा, जेलेपला दर्रा। ये सब दर्रा तो और भी हैं, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसीलिए आपको जो इम्पोर्टेंट है वही बताया जा रहा है। बाकी तो अभी और भी दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में, तो कितना सब उस सब टॉपिक वाइज पढ़िएगा तो पूरा बताया जाएगा, लेकिन जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे 10 प्रश्न शुरू क्या हुआ, खत्म हुआ, और 10 प्रश्न से कितने सारे हम लोग और सॉल्यूशन के रूप में जाने, और भी प्रश्नों का आंसर। तो इसी तरह का कलेक्शन और सॉल्यूशन आपको मिलता है हर विषय का। और अभी तो आपका मैराथन सेशन किया जा रहा है, तो आप लोग देखा कीजिए वीडियो को। और अगर इस सेशन से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो या फिर कोई सुझाव हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 11वां। तो देखते हैं 11वां में क्या है। हमारा 11वां प्रश्न है, विश्व ग्लोब निर्माता किसे माना जाता है। तो देखिए अब विश्व ग्लोब निर्माता किसे माना जाता है, तो ये मार्टिन बैहम को माना जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर पूछ ले मानचित्र कला के पिता के रूप में किसे जाना जाता है या माना जाता है, तो मानचित्र कला के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो टॉलमी को। किसे, तो टॉलमी को। वही इरेस्टोस्थनीज की बात करें तो क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिका पुस्तक के लेखक कौन है, किसके, ज्योग्राफिका, ज्योग्राफिका के लेखक कौन हो जाएंगे, तो यही हो जाएंगे इरेस्टोस्थनीज। और यही क्या कहलाते हैं, भूगोल के जनक भी, भूगोल के जनक। हिकेटियस की बात कर ले तो हिकेटियस का एक बुक का नाम ध्यान में रख लीजिएगा, क्या, तो जस पीरियड्स। जस पीरियड्स किसके पुस्तक का नाम है, तो हिकेटियस का। ठीक, तो ये सब पॉइंट यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। अब जहाँ पे लगेगा कि और भी डिटेल आपको देना है, वहाँ पे हम खुद देते हैं, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। जैसा जो प्रश्न रहेगा उसके अकॉर्डिंग जितना डिटेल आप लोग के लिए हो सकता है हम करते हैं। आइए 12वें नंबर पे, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये कहाँ है, मुंबई के निकट हो जाता है, कहाँ, महाराष्ट्र में, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। और ये सब इम्पोर्टेंट परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, यही जो कि एग्जाम में गिने चुने हैं, यही सब आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान में रख लेना है। बात करते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि भारत में परमाणु आयोग का जनक किन्हें कहा जाता है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में परमाणु आयोग का जनक किसे कहा जाता है, आयोग का जनक तो कौन हो जाएंगे, तो होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे क्या, भारत में परमाणु आयोग का जनक। ठीक, ये तो एक पॉइंट जान गए। अब उसी तरह जिस तरह तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो मुंबई के निकट महाराष्ट्र में, उसी तरह राजस्थान में कौन सा है, तो राजस्थान में है रावत भाटा। कौन भाटा, तो रावत भाटा, जो कि किसके निकट है, तो कोटा के निकट। बात करेंगे तमिलनाडु में क्या है,
तमिलनाडु में है कलपक्कम, कलपक्कम, जो कि किसके निकट है, तो चेन्नई के निकट है। ठीक, कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक में कौन सा है, तो कैगा, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो कर्नाटक में। तो ये सब एक तर कलेक्शन आपको दे दिया जाता है, तो आप लोग नोट डाउन जरूर करिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या है, चलिए मिलान करने वाला है। क्या नदी और उद्गम स्थल पूछ लिया गया, जैसे अभी कुछ देर पहले आपको बताया था ना कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या होगा, तो यहाँ भी नदी ही है और नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया गया है और इम्पोर्टेंट नदी है। तो चलिए जानते हैं। तो पहला क्या है, गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या हो जाएगा, तो ये सबको पता ही होगा, गंगोत्री हो जाएगा। नर्मदा की बात कर ले तो नर्मदा का क्या हो जाएगा, अमरकंटक का पठार, क्या हो जाएगा, अमरकंटक का पठार, जो कि सीधा सीधी दिया हुआ है और कुछ देर पहले आपको बता भी चुके हैं। तो ये हो गया। वही बात करेंगे सिंधु का, तो सिंधु का क्या हो जाएगा, ये लीजिए ऑप्शन है गायब है सिंधु के लिए, तो सिंधु का ध्यान में रख लीजिए, लिख देते हैं ऑप्शन नंबर ई करके, क्या हो जाएगा, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत, मानसरोवर झील के निकट, जो कि कहाँ, तो तिब्बत में। तो ये सब आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अरे हो जाता है, इंसान है, खुद से टाइप करते हैं, सब कुछ खुद ही करना है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, पर आप लोग को हम समझा देते हैं, लिख देते हैं, तो आप लोग तो इतना मैनेज कर सकते हैं। बताइए, अब सिंधु का हो गया ना, ऑप्शन नंबर ई, मानसरोवर झील के निकट क्या हो जाएगा, उद्गम स्थल। वही किसका बच गया, नील का, तो नील नदी का कौन सा हो जाएगा, तो विक्टोरिया झील हो गया। देखिए एक ऑप्शन और ए था ना, यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि सिंधु की जगह किसी और का, तो किस नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यमुना नदी का, जो गंगा की सहायक नदी है, तो यमुना नदी का हो जाएगा क्या, यमुनोत्री ग्लेशियर। तो वही यमुना इधर छपा नहीं था, उधर ऑप्शन ए में यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया था। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है, तो अब सबसे गहरा आ गया, महासागर का बात आ गया, तो महासागर की संख्या कितना है, आप लोग बताइएगा, क्योंकि हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, ऐसे 5 है, ध्यान में रख लीजिएगा। और महाद्वीप कहेगा तो 7, महासागर कहेगा तो 5, और ये सबसे गहरा कौन हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर ये, संसार का सबसे बड़ा महासागर कहिए या फिर सबसे गहरा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर भी कौन हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा कौन सा, प्रशांत महासागर। ठीक, वही कैस्पियन सागर की बात कर ले तो आंतरिक सागर भी इसको कहा जाता है। कौन सागर, अगर आपसे पूछ ले आंतरिक सागर की संज्ञा किसे दी गई है, तो कैस्पियन सागर की। और वही खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वो भी क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर, जो कि कहाँ है, तो रूस में। बात करेंगे आर्कटिक महासागर, तो इसको अगर क्या संज्ञा दिया गया, छिपता हुआ सागर किसे कहा जाता है, छिपता हुआ सागर या छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, आर्कटिक महासागर को। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को। अब आइए क्वेश्चन 15 पे, देखते हैं क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह क्या कौन सा है, तो विश्व का पूछा गया है और सबसे बड़ा द्वीपों का समूह, तो वो कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक, वही बात कर लें अगर ग्रीनलैंड की, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा, ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप। ठीक, वही हिंद महासागर की, नहीं द्वीप से संबंधित था ना, यहाँ तक इसमें कुछ ऐसा पॉइंट बनता नहीं है, फालतू का आप लोग का करवा दें कॉपी भरने के लिए, जो लगेगा जहाँ पे इम्पोर्टेंट जितना है। बस एक पॉइंट यहाँ पर ये और ध्यान रख लीजिए कि अगर आपसे पूछ दे कि विश्व का
सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप तो कौन सा हो जाएगा? माजुली द्वीप। तो ये सब ध्यान में रख सकते हैं, जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे स्थित है। तो ये पॉइंट यहाँ पर ठीक था बताना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तट का क्षेत्र का तट क्या कहलाता है? यानी कि जो गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? सिंपल सा ये क्वेश्चन है। इसके पहले आपको जब मैराथन करवाया गया था उसमें आपसे क्या पूछा गया था? पश्चिमी तट का आया था क्वेश्चन, और आज है पूर्वी तट से संबंधित, यानी कि ये सब पूर्वी तट है। जो गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तट का क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा उत्तरी सरकार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही गोलकंडा की बात कर दे तो ये कहाँ से कहाँ तक? तो कृष्णा डेल्टा से लेके कहाँ हो जाएगा? गोदावरी तक। कृष्णा डेल्टा से लेके गोदावरी तट का क्षेत्र क्या कहलाएगा? गोलकुंडा। और कोरोमंडल की बात कर ले तो कोरोमंडल कहाँ से? कन्याकुमारी से कृष्णा तक। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। ठीक, उत्तरी सरकार का आप लोग को पता हो ही गया कि गोदावरी डेल्टा से क्या कहता है? उत्तरी तट का। और ये सब क्या है? पूर्वी तट है। ठीक, और पिछले बार आपको हम क्या बताए थे? पश्चिमी तट का सारा बताए थे। तो आप लोग से यहाँ पे एक प्रश्न है कि गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में देखते हैं क्या है। इन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ जलप्रपात से संबंधित प्रश्न आ गया, और किस नदी पर स्थित है? तो कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं जिसके बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इन्ना जलप्रपात है जो कि किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। नर्मदा, ये कहाँ पड़ता है इन्ना जलप्रपात? तो एमपी में, नर्मदा एमपी में। और क्या कहता है यहाँ पर एक जलप्रपात का और ध्यान में रखिएगा जो बार बार पूछा जाता है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, धुआंधार जलप्रपात। हो सकता है आज मेरा एनर्जी थोड़ा लो लग रहा होगा क्योंकि मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए सोचे रेगुलर मैराथन सेशन देना है, तो इसलिए आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोग जितना हो सके प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ आपका प्रश्न हो, सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई भी देंगे। तो और क्या, आप जितना हो सकता है आप लोग के लिए हम बेहतर करने का और भी कोशिश करेंगे। बाकी तो आपको सारा अच्छा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, आपको प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है, टॉपिक वाइज भी करवाया जा रहा है। तो जितना हो सके आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। तो यन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। कहाँ है? तो एमपी में। और यहाँ का एक और क्या ध्यान रखना है, धुआंधार जलप्रपात जो कि भी किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर और एमपी में पड़ता। उसी तरह बात कर लेंगे कि चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका जो इम्पोर्टेंट है एक ध्यान रखिएगा, पाताल पानी। कौन पानी? पाताल पानी। और एक याद रखिएगा चूलिया जलप्रपात। एक पाताल पानी जलप्रपात और एक कौन जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात। ठीक, ये किसका हो जाएगा? चंबल नदी पे हो जाएगा स्थित। और ये सब कहाँ का है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं टोंस। बात करेंगे कि टोंस नदी पे कौन सा जलप्रपात? तो टोंस नदी पे जो हो जाता है कौन सा जलप्रपात? बिहार जलप्रपात। बिहार जलप्रपात। इसमें लोग गलती क्या कर देते हैं, देखते हैं अच्छा बिहार जलप्रपात तो सीधे अगर पूछ देता है बिहार जलप्रपात कहाँ स्थित है, लोग बिहार टिक करके निकल देते हैं। जबकि जो बिहार जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है? तो एमपी में स्थित है। और किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर स्थित है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। वहीं कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात? तो एक नाम रख लीजिएगा याद, क्या सा?
होगेन कक्कल, कौन सा? होगेन कक्कल जलप्रपात। और कौन सा? एक भार चुक्की, कौन चुक्की? तो भार चुक्की जलप्रपात क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कावेरी नदी पर ये सब जलप्रपात स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। ठीक, ये सब ध्यान में रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। अब जानते हैं 18 में क्या है। भारत में कौन जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो पाई जाती है वो गोंड जाति, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वही आपसे पूछ दे कि दीपावली का शोक का त्योहार कौन सा जनजाति मनाती है? तो दीपावली का जो त्योहार है उसको शोक के रूप में मनाने वाली, दीपावली का शोक का त्योहार मनाने वाली जनजाति कौन सी हो जाएगी? तो थारू जनजाति मनाने वाली जनजाति। जो पॉइंट इम्पोर्टेंट लग रहा है वही आपको बता रहे हैं, वही बात कर लेंगे। मुंडा जनजाति का, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में। और इससे एक प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है कि सरहुल त्योहार मनाने वाली जनजाति, सरहुल त्योहार मनाने वाली जनजाति कौन सी हो जाएगी? तो मुंडा जनजाति। और बाकी मुंडा और संथाल जो क्या है, दोनों क्या होता है? झारखंड में ही। तो ये सब ध्यान में रख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है? विश्व को कितने समय जोन में रखा गया है? तो विश्व को कितने समय जोन में रखा गया है ये जान लेते हैं। तो 24 समय जोन में रखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या फिर प्रश्न आपसे ऐसे पूछते कि पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में क्या करा जा सकता है? बांटा जा सकता है। तभी इसका आंसर क्या होगा? 24। और विश्व को कितने समय जोन में रखा गया, तब भी क्या होगा? 24। वहीं अगर आपसे पूछे कि भारत को किस समय जोन में रखा गया है, तो जो भारत को है समय जोन प्रथम में रखा गया है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे हम लिख ही देते हैं कि भारत को समय जोन प्रथम में रखा गया है। ठीक, वही 180 डिग्री देशांतर की बात कर ले, जो कि क्या है? अंतरराष्ट्रीय क्या हो जाएगा? तिथि रेखा। 180 डिग्री 360 क्या हो जाएगा? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या क्या हो जाएगी? तो 360। ठीक, अब आइए 20वें प्रश्न पे। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्या बोलता है? सदाबहार वर्षा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो विषुवतीय क्षेत्र में। विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार वर्षा वन। और सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विश्व में कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विश्व में कौन सा वन किसका है? विश्व में तो कौन हो जाएगा? विषुवतीय क्षेत्र का वन हो जाएगा। ये चीज़ आपको पहले भी बता चुके हैं। और क्या पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं? अगर आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में? भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में? तब कहाँ हो जाएगा? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। वही भारत में सबसे कम वन, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में हो जाएंगे? तब कहाँ हो जाएंगे? तो हरियाणा में। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न का मैराथन था, और इतने प्रश्न का मैराथन काफ़ी है आप लोग के रिवीजन के लिए, क्योंकि डेली सेशन कराया जा रहा है आप लोग का। और 20 प्रश्न तो बस देखने के लिए है, बाकी इसका जब डिटेल जानते हैं तो कितने सारे और भी प्रश्नों का हमें जानकारी मिलता है। तो अगर आपको मेरा सॉल्यूशन कराना अच्छा लगता है तो इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए। जो भी तैयारी करते हैं उनको शेयर कीजिए, और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए। बाकी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।